हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ, जो कि मैं खुद इसे टाइप किया हूँ। ठीक है, मैंने खुद इसे लिखा है और पूरे बुक को एनालिसिस करके, आपके बोर्ड एग्जाम को एनालिसिस करके प्लस क्वेश्चन बैंक को मिलाकर ये लिखा गया है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए और क्वेश्चंस का लेवल देख के भी आप कहेंगे कि वाह सर क्या शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन इन क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि आप जब पढ़ रहे थे, आप इस वीडियो को देख रहे थे तो कितना आप बना पाए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और जो आपके काम की चीज़ है, बिल्कुल बकवास नहीं है, वो यह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव डाला गया है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी डाला गया है। जाकर उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाइए, 90-95 तक आराम से लाइए। ठीक है, तो यदि चैनल पे नए हैं तो ये काम जाकर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और जाके पहले उसको देखिए। समझ रहे हैं ना बात को, आप ही का फ़ायदा है, प्लेलिस्ट में जाइए इसको देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि जब ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इस दोष को क्या कहते हैं। जब ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इस दोष को क्या कहते हैं। शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, यदि आप जानते हैं तो देखिए ये क्या होता है कि जब ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो इस दोष को हम क्या कहते हैं। इस दोष को हम कहते हैं शॉर्टकी दोष। क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। सॉरी, इस दोष को कहते हैं हम एफ केंद्र। क्या कहते हैं? एफ केंद्र। ठीक, यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि जब किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो पूछा जाएगा किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, तब आप कहोगे शॉर्टकी दोष। ठीक है, तब आप क्या कहोगे? शॉर्टकी दोष। तो मुझे लगता है आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से शानदार तरीके से हम इस सेशन को करने वाले हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बातें भी होंगी, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक, यहाँ अपेक्षिक होगा, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक, यहाँ क होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के डैश के बराबर होता है। देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक जो अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को आप कैसे लिखते हो? तो आप लिखते हो पीओ या पी नॉट, जिसे आप कहते हो पी नॉट माइनस पी एस, कहते हो पी नॉट माइनस पी एस। एक मिनट की थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को हम कैसे लिखते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस और बटा में पी नॉट। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट। ये किसके इक्वल होता है? तो ये बराबर होता है x2 के। किसके इक्वल होता है? x2 के, जिसे हम विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है और ये व्यंजक आपको दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन इस तरीके से दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के। अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? तो यह राउल्ट का नियम है। किसका नियम है फ्रेंड्स? राउल्ट का नियम है, याद रखिएगा राउल्ट का नियम है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो यही टॉपर का स्टाइल है। ये नहीं कि केवल जितना क्वेश्चन दिया उतना ही रट लिए, नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, मेरी बात को सुनिए और जरूरत पड़े तो लिख लीजिए। ठीक है, नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। ठीक, और इस अंतिम समय में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक और ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ताप द्वारा प्रभावित सभी जानते हैं कि मोललता नहीं होता है, मोललता नहीं होता है। लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कि मूल प्रभाज भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, जो कि आज तक नहीं पूछा है। मान लीजिए कहीं पूछ दे तब तो 100% गलती करके आइएगा, मुझे पता है।
100% गलती करके आइएगा। क्यों? क्योंकि आपने अब तक यही पढ़ा है कि ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है? मूललता। यानी मूल प्रभाज भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। समझे? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर 4 में मूल अंश का मात्रक है। मूल अंश का मात्रक है। मूल अंश का मात्रक क्या है? तो देखिए मूल अंश जो होता है वो संख्या में आता है। मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन नंबर डी आंसर, मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। मूल प्रति लीटर किसका है? मूल प्रति लीटर किसका है? तो मूल प्रति लीटर है मूललता का। किसका है? मूललता का। ये भी पूछा जा सकता है कि मूललता का मात्रक क्या है। तो अच्छा मूल प्रति लीटर, सॉरी ये किसका मात्रक है? ये है आपका मूल प्रति लीटर। ये मूल प्रति जो लीटर है ना, यह है मोलरता का। किसका है? मोलरता। ठीक है, ये मोलरता का मात्रक है मूल प्रति लीटर। ये भी पूछा जा सकता है। और मूल प्रति केजी किसका है? ये है मोलरता का। जबकि मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई मात्रक नहीं। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एफसीसी में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या है। एफसीसी में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या है, कितनी है? तो देखिए एफसीसी में जो गोला की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है, वो होती है 4, आपको पता है। एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है। और चतुष्फल की जो रिक्ति होता है वो कणों की संख्या का दोगुना होता है। ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताया है। ठीक है, देखिएगा प्लेलिस्ट में तो ये जरूर आपको मिल जाएगा। तो कणों की संख्या 4 है, तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी हो गई? तो ये हो गई 8, यानी कि कणों की संख्या का डबल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी चतुष्फल की रिक्ति कणों की संख्या की दोगुनी होती है और अष्टफल की रिक्ति कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भले ही ये चैनल छोटा है, लेकिन आपको कंटेंट किसी से कम नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे किसी से कम कंटेंट नहीं मिलेगा, बेस्ट ही कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो नमक किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो नमक है आपका आयनिक क्रिस्टल। किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, नमक किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल हैं। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो वह है आपका सहसंयोजक क्रिस्टल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फैराडे का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ये इसका ऑप्शन नहीं लेने का रीजन ये था ना, ये फ्रेंड्स मैं कम से कम 5-7 बार पढ़ा दिया हूँ क्वेश्चन, जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखिएगा तो। ठीक है, फिर भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ये है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यानी कि विद्युत अपघट्य के, बोलते हैं ना विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। किससे? समतुल्य भार इसको बोलते हैं, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार संबंधित है। ठीक है, जाके चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं लिखा हूँ, ये भी क्योंकि इसका भी आंसर करा दिया हूँ, जाके वीडियो को देखिए। ठीक है, आप जाइएगा और सर्च जाके चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और लोगो पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 12th टारगेट बैच 2023 लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका भी नहीं है, इसका मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जिस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है शून्य, कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, वह मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहते हैं? एजोट्रॉपिक मिश्रण। वह मिश्रण जो संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? एजोट्रॉपिक मिश्रण। ये भी पढ़ा दिया हूँ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, कम से कम 500 प्लस होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योगफल होता है। किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योगफल होता है। देखिए फ्रेंड्स, मूल अंशों का योगफल जो होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी कि मूल अंश का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि किस अभिक्रिया का अर्धायु अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किस अभिक्रिया का अर्धायु अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है? तो ये होता है प्रथम कोटि। ठीक है, और अर्धायु का क्या होता है व्यंजक? तो प्रथम कोटि के लिए आपने पढ़ा होगा टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.7
0.693 क्या होता है, 0.693 बट्टा में के होता है, 0.693 बट्टा में क्या होता है, के होता है। तो यह किसका व्यंजक है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धयी का। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का जो अर्धयी होती है वो अपने प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पेंसिलिन है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेंसिलिन क्या है। और ये जब मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था तो लगभग 60% लोगों का ये गलती जवाब आया था। पेंसिलिन क्या है, देखिए पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है, महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। ठीक है, और पेंसिलिन की जो खोज किए थे वो किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन कौन किए थे, एलेक्जेंडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग कौन थे, तो ए फ्लेमिंग जो थे ये किए थे, ए फ्लेमिंग ये क्या किए थे, पेंसिलिन की खोज किए थे 1928 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, किसने किया था, तो ए फ्लेमिंग ने। यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डिटॉल है। डिटॉल है, जो डिटॉल होता है वो डिटॉल क्या है, तो देखिए डिटॉल जो है वह एक एंटीसेप्टिक है। डिटॉल क्या है, डिटॉल एक एंटीसेप्टिक है। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि फिनॉल है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिनॉल है डिसइंफेक्टेंट। इस क्वेश्चन को भी जब मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था तो लगभग 50 से 60% लोगों का गलत जवाब आया था। ठीक है, तो डिटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक है। और यदि फिनॉल पूछेगा तो फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फिनॉल, फिनॉल क्या है, डिसइंफेक्टेंट। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है डिसइंफेक्टेंट का, ये कोई ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। देखिए मिस्टेक से लिखा गया है। फिनॉल क्या है, फिनॉल है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट है, फेंटेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि सबसे मीठा प्राकृतिक शक्कर है। सबसे मीठा प्राकृतिक शक्कर बताना है आपको। ठीक है, यानी शुगर। तो सबसे मीठा प्राकृतिक शक्कर कौन होता है, वह होता है आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होता है सबसे मीठा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शक्कर। ठीक है, और इसे फ्रुक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फल शर्करा किसे कहा जाता है, तो फल शर्करा फ्रुक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्रुक्टोज को। क्या रीजन है, क्योंकि ये फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि नाइलॉन 6 के मोनोमर का नाम क्या है। नाइलॉन 6 का मोनोमर, मोनोमर का मतलब क्या हुआ, एकलक। देखिए नाइलॉन 6 का जो एकलक है ना वो होता है कैप्रोलेक्टम। क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइलॉन 6 का एकलक कौन होता है, कैप्रोलेक्टम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिराल, इसी को हम कहते हैं कायरल कार्बन भी, CHIRAL, चिराल या कायरल पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है 4। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है, 4 होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि देखिए लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम है। लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम है। देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखने का नहीं लिखने का रीजन ये था ना कि यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, क्योंकि खुद से टाइप करना आपको पता है, मोबाइल से मैं लिखता हूँ तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। लैक्टिक एसिड का जो IUPAC नाम होता है वो होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये होता है 2 हाइड्रोक्सी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, NOIC, प्रोपेनोइक एसिड माने अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। सेकेंडरी एमीन को कैसे व्यक्त करते हैं, तो इस तरीके से व्यक्त करते हैं, सिंगल बॉन्ड NH, इस तरीके से व्यक्त करते हैं सेकेंडरी एमीन को। सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड के जगह पे हम R भी लिख सकते हैं, यानी कि R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R। ये होता है सेकेंडरी एमीन को व्यक्त करने का तरीका।
अगर प्राइमरी एमीन का पूछेगा तो प्राइमरी एमीन का क्या होता है, तो 1 डिग्री एमीन का होता है RNH2, RNH2 ये 1 डिग्री एमीन का है, ठीक है, RNH2। और यदि पूछे 3 डिग्री एमीन का तो 3 डिग्री क्या होता है R, ठीक है, N, एक और R, एक और R, यानी कि 3 डिग्री एमीन में 3 गो एल्काइल समूह होता है, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे विनाइल क्लोराइड है, ये भी लिखने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो विनाइल क्लोराइड किस प्रकार होता है, देखिए यदि कोई हाइड्रोकार्बन, यदि कोई यौगिक इस तरीके से है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड हो, उसके बाद CH, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर Cl हो इस तरीके से, देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन द्विबंध और यहीं पे Cl है, तो कार्बन कार्बन द्विबंध वाले ही कार्बन पर ही अगर Cl हो तो इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पूछा हुआ तो नहीं है लेकिन पूछा जाएगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में। सारे क्वेश्चन तो पूछे हुए नहीं पूछे जाएंगे, आपको भी पता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक का रट्टा लगाए रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक। आप बताइए क्वेश्चन बैंक से टोटल ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछेगा, यानी 20-30% क्वेश्चन बैंक से पूछेगा, बाकी तो न्यू क्वेश्चन ही होगा। तो न्यू क्वेश्चन यहीं से ना बनेगा, ठीक है। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चयता के रूप में उपयोग होता है। निश्चयता के रूप में किसका उपयोग होता है, तो होता है क्लोरोफॉर्म का। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसका उपयोग निश्चयता के रूप में होता है। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जब क्लोरोफॉर्म को वायु में छोड़ देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो कौन सी गैस निकलती है, तो COCl2 ये गैस निकलती है, जिसे हम फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जीन गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा, फास्जीन गैस निकलती है जब हम क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, कह रहा है डोलोमाइट खनिज में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। डोलोमाइट खनिज में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक। डोलोमाइट खनिज में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि किस धातु का जो शोधन करते हैं वो हुप विधि से होता है। हुप विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। हुप विधि से किस धातु का शोधन होता है, हुप विधि। तो हुप विधि से जो शोधन होता है वो होता है एल्युमिनियम का। किसका होता है, एल्युमिनियम का, ठीक है। और एल्युमिनियम का निक्षालन विधि से सांद्रण होता है, हुप विधि से शोधन होता है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला करा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइनाइड विधि। तो साइनाइड सिल्वर, याद रखिएगा, सिंपल है। साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण होता है, सिल्वर का, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कॉपर मेट में होता है। कॉपर मेट, जब बेसिकली हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कॉपर मेट प्राप्त होता है। तो कॉपर मेट में क्या होता है, ठीक है। जरा यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो जरा कमेंट कर दीजिए, तो कॉपर मेट में क्या होता है। दो चीज़ों का मिश्रण है ना, तो कॉपर मेट जो दो चीज़ों का मिश्रण है जो प्राप्त होता है गलित कॉपर मेट, उसमें क्या क्या होता है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है डी ब्लॉक का तत्व, देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखिए 20 से 30 के बीच में ये भी आता है, फिर जिंक भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। ये तो संक्रमण तत्व हो जाएगा। कौन नहीं है, तो एल्युमिनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर, कह रहा EDTA किस प्रकार का लिगेंड है। यदि इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो आपने किया क्या है एक साल, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। EDTA एक महत्वपूर्ण लिगेंड होता है। क्या होता है, एक महत्वपूर्ण लिगेंड होता है। EDTA एक महत्वपूर्ण लिगेंड है जिसका पूरा नाम है एथाइल डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और ये एक प्रकार का सट दंतुर लिगेंड है। सट दंतुर लिगेंड है, सट दंतुर। सट दंतुर का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है हेक्साडेंटेट। क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से इस टॉपिक से कि इसमें दाता परमाणु कौन होता है। सट दंतुर लिगेंड में जो दाता परमाणु कौन होता है, ठीक है। तो यदि आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए कि सट दंतुर लिगेंड में दाता परमाणु कौन होता है, तो होता है 4 ऑक्सीजन। क्या होता है, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन होता है। 4 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन ये दाता परमाणु है क्या, सट दंतुर लिगेंड में, ठीक। अगला देखते हैं
सभी लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं सभी लिगेंड? सभी लिगेंड लेविस अम्ल होते हैं या लेविस क्षार होते हैं या धातु होते हैं या उदासीन होते हैं। तो लिगेंड्स क्या करते हैं बेसिकली कि सेंट्रल मेटल एटम को उपसहसनिक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को उपसहसनिक बंधन द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, और जो किसी को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उसे हम लेविस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस क्षार या लेविस भस्म। तो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन ये प्रदान करते हैं लिगेंड्स, इसलिए इन्हें लेविस क्षार कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, हम उसे लेविस अम्ल कहते हैं। तो ग्रहण कौन करता है? तो ग्रहण करता है सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु लेविस अम्ल हो गया और लिगेंड क्या हो गया? लेविस क्षार। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, कौन सा है प्रथम संक्रमण श्रेणी का? जिंक है, सोडियम है, कैल्शियम है, बेरियम है। तो बेसिकली सोडियम तो आपको पता है वर्ग 2 में, वर्ग 1 में आता है, कैल्शियम वर्ग 2 में आता है, बेरियम भी वर्ग 2 में आता है। ठीक, तो आपको याद होगा हलीना का रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये नहीं होगा। कौन संक्रमण तत्व है? ये है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला देखते हैं 30 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन से होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन से होता है। तो देखिए, जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन से क्या होगा? हमेशा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होगा हमेशा क्या होगा? विलयन से कम होगा। ठीक, अगला देखते हैं। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा? कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा कौन? इसमें से चेक करेगा। तो जिसमें होता है ये समूह मेथिल कीटोन समूह CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये समूह जिसमें होगा ना वो आपका देगा कौन सा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये शर्त होता है। तो ये अगर आप चेक करोगे ना तो इसमें किसी में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा एथेनॉल में। ठीक है, किसमें मिलेगा? एथेनॉल में। तो एथेनॉल क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है? दे सकता है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो कौन दे सकता है? ये तो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, काफी बार। तो कैनिजारो अभिक्रिया देने का शर्त क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, और वैसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, द एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, वही दे सकते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है सबसे पहला, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी एल्डिहाइड है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये तो अम्ल है, ये तो कीटोन है, तो ये तो दो को पहले ही छट गया, यानी केवल क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम HCHO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HCHO। ठीक है, अगला देखते हैं। फिनॉल पर जिंक की क्रिया से क्या बनेगा? फिनॉल पर जिंक की अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो जब आप फिनॉल पे जिंक की क्रिया करोगे तो आपको बन जाएगा बेंजीन। का बन जाएगा? बेंजीन। बना कर दिखा देता हूँ, छोटा सा होगा, यहाँ देखिएगा। इस तरीके से आपको पता है ये क्या बनता है, इस तरीके से बनता है फिनॉल, बनता है ना। प्लस करना है जिंक की अभिक्रिया, जिंक से कराना है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से करोगे ना तो जिंक फिनॉल में से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब प्लस में क्या बनेगा? ये बनेगा आपका बेंजीन रिंग और सबके साथ H रहेगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं बेंजीन। ठीक है, केवल ऑक्सीजन हट जाएगा। अगला देखते हैं, 2 नंबर भी आता है कि फिनॉल पर जिंक की अभिक्रिया से क्या बनता है। अगला देखिए 34 है कि ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या है? ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। ठीक है, सिंपल है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपर रूप है। ठीक, अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का है, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व है। तो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी होती है, वो होती है अक्रिय गैसों की। किसकी होती है? अक्रिय गैसों की। और अक्रिय गैसों में आयनन एंथैल्पी सबसे ऊपर वाला जो होता है ना उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटता है। जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, ऊपर से नीचे, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है हीलियम। तो हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक, ये देखिए इस क्वेश्चन को भी हम काफ़ी बार करा दिए हैं। ठीक है, आपको बार बार कराएं कि आप इसको देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ है, जाकर वहाँ देखिए।
और मज़े कीजिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये भी जाके वहाँ से अब देख लीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं, बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जाता है किस प्रकार? पायरोलिग्नियस अम्ल से, सीरे के किण्वन से, या मेथिल क्लोराइड और सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से। तो जो बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जाता है वो बनाया जाता है सीरे के किण्वन से, आपने पढ़ा होगा ना, या किण्वन अभिक्रिया, जिसमें हम फलों का जो शर्करा होता है उस शर्करा से क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं, यानी शराब बनाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं सीरे का किण्वन से, ठीक है। एक और यहाँ देखिएगा इस सवाल को, पायरोलिग्नियस अम्ल से क्या बनाया जाता है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल से बनाया जाता है मेथिल एल्कोहल। क्या बनाया जाता है? मेथिल एल्कोहल। 2022 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2022 में। जाकर चेक कर लीजिए, विश्वास नहीं है तो मेरी बातों पे। इस चैनल पे आपको 100% रियल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है तो ऑप्शन कीजिएगा पायरोलिग्नियस अम्ल से। बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाया जाता है तो सीरे के किण्वन से, ठीक। अगला देखिए 38 नंबर, एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें है? एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें है? तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना एमएन का, तो के का याद रख लीजिए। के का होता है +1। कितना होता है? +1। ओ का कितना होता है? ओ का होता है -2। ओ का -2, के का +1। अब चेक कीजिए, यहाँ के है पहले वाले में, के का हो गया +1, के का कितना हो गया +1, और वो दो है तो एक ओ का -2 तो दो का -4, तो -4 ओ का -4 +1, यानी कि -3, और -3 को जीरो करने के लिए क्या चाहिए? तो एम एन को होना पड़ेगा +3। तो पहले वाले में एम एन का आएगा +3, ठीक। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी के का +1 और ओ का -2, तो के का हो जाएगा +1 और ओ का -2 दूना 4, दोनों तो सेम है, इसको हटाइए। यहाँ देखिए के का +1, ओ का 3 दूना -6, -6 +1 -5, और -5 के लिए के एम एन को होना पड़ेगा एम एन को +5। यहाँ देखिए के एम एन 4 में ओ का -2 होता है, 4 वो है तो -8 हो जाएगा, के का +1 होता है तो -8 +1 -7, और -7 को न्यूट्रल करने के लिए होना पड़ेगा इससे +7। तो एम एन किस में अधिकतम ऑक्सीकरण किसमें है? के एम एन 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो एम एन है जिसे मैग्नीज कहते हैं, मैग्नीज का अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है +7, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और एक ऐसा संक्रमण तत्व है जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, कौन? एम एन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शा सकता है, तो आंसर कीजिएगा मैग्नीज। कितना दर्शा सकता है? तो +7, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय इसमें से Zn+2 होता है। इसको निकालने का भी ट्रिक बता दिए हैं, कैसे होता है। 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो आपका ड्यूब कोष होता है ना, उस ड्यूब कोष को हम चेक कर लेते हैं। ड्यूब कोष में 1 2 3 4 5 हो गया। अगर जिंक का कीजिएगा, जिंक+2 का, तो जिंक+2 का इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? तो देखिए आर्गन होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 18, उसके बाद 4:20 क्या होगा 4:, आर्गन 18, 4:20, और 3D होता है 10, ठीक है। ये आपका जिंक का है। 2 इलेक्ट्रॉन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाते हैं, 0 हो जाएगा। डी में कब है 10 को, 10 को जब भरिएगा तो 1 2 3 4 5 होगा, 6 7 8 9 10, यानी कि एक भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसी को हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। बाकी सब में चेक कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर, ये भी करा दिए हैं, समझ रहे हैं, सारा क्वेश्चन करा दिए हैं हम यार, न्यू क्वेश्चन डेली लाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ें तो छोड़ दीजिए, केवल चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज दिया है जो, और ऐसे सेट भी करा है उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी यदि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम समाधान करेंगे केमिस्ट्री संबंधित। तो CHCl में समन्वय संख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए CHCl में भी करा दिए लेकिन फिर भी बता दें, इसलिए तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं। CHCl में जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है वो होता है 8:8। कितना होता है? 8:8। और इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि NaCl में बताइए, तो NaCl में कहेगा तो 6:6 होता है। NaCl में 6:6 और CHCl में 8:8। ये दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं बात को, पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि नए नए प्रश्न है ना, किताबें से हैं आपके, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है कार्बोकेटाइन का, संक्रमण अवस्था का, दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है।
तो देखिए SN2 जो अभिक्रिया होता है ना, SN2 जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर वाला है। तो SN2 में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और SN1 अगर पूछता ना, ये भी पूछा जाता है, तो SN1 निर्माण किसका होता है, कार्बोकेटायन का। ठीक है, SN1 में निर्माण होता है कार्बोकेटायन का और SN2 में संक्रमण अवस्था का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ भी सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था कीटोन। क्या होना चाहिए था, कीटोन। और ऑक्सीडेशन न लिखकर लिखना चाहिए था कौन सी, अवकरण। कीटोन के अवकरण से क्या बनता है, यहाँ होना चाहिए था कीटोन, ऐसे क्वेश्चन होगा, कीटोन के अवकरण, अवकरण। ठीक है, कीटोन के अवकरण से क्या बनता है, तो कीटोन के अवकरण से होता है सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। कीटोन के अवकरण से द्वितीयक अल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड के अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, आई रिपीट, एल्डिहाइड के अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन के अवकरण से द्वितीयक अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं 43 क्या कर रहा है। इथाइल साइनाइड के जल अपघटन से क्या बनेगा। तो इथाइल साइनाइड के जल अपघटन से आपका बनेगा एसीटिक अम्ल, पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, जब जल अपघटन लिखे तो इसका मतलब पूर्ण होता है, जल अपघटन दो होता है, वो आंशिक जल अपघटन, एक पूर्ण जल अपघटन। तो जब आंशिक कराएंगे तो जल अपघटन एक बार कराएंगे तो एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक है, अब पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो बन जाएगा एसीटिक अम्ल। कैसे, इथाइल साइनाइड का सूत्र देखिए, होता है C2H5CN, ये इथाइल साइनाइड है ना। इसका जल अपघटन कराने का मतलब कह रहा है H2O से ऐड कराइए, HOH, H2O है ये। तो जब HOH से कराओगे ना तो क्या होगा पता है, देखिए इसमें का जो दो H है ना, दोनों H यहाँ C के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए H2O में का, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, H2O जल है, ये जल अपघटन करा रहे हैं हम। तो H2, ये H2 है ना, ये जुड़ जाएगा C के साथ, C के साथ H2 जुड़ जाएगा, और आपका उसके बाद क्या बच रहा है, तो बन जाएगा C2H5। अच्छा, H जुड़ जाएगा, सॉरी H जुड़ जाएगा किसके साथ, H2N के साथ। H किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये जुड़ जाएगा N के साथ। ठीक है, तो बनेगा C2H5, और O जुड़ जाएगा CO के साथ, तो CO और ये NH2। अब देखिए इसे हम कहते हैं सीटामाइड, देख रहे हैं यहाँ सीटामाइड ऑप्शन में है। तो ये इसको हम कहते हैं आंशिक जल अपघटन। एक बार जल अपघटन कराते हैं ना तो इसे कहते हैं आंशिक जल अपघटन। तो ये आंसर हमारा नहीं है, यहाँ करे जल अपघटन माने पूर्ण, जब जल अपघटन करे तो हम पूर्ण मानेंगे। एक बार और कराएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार और जल अपघटन कराएंगे, यहाँ पे एक बार और करा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ इसके बाद से एक बार अब कराइएगा तो क्या मिला था, C2H5 मिला था, CONH2 मिला था, C2H5CONH2 मिला था। जब एक बार और जल अपघटन कराओगे ना, मतलब एक बार और HOH का क्रिया कराओगे, ठीक है, तो OH जुड़ जाएगा इसके साथ, देखिए इसके साथ H जुड़ जाएगा NH2 के साथ, अमोनिया गैस बन के, तो C2H5COOH यानी कि एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, तो आंशिक कहेगा तो क्या लिखोगे, एसिटामाइड, और पूर्ण जल अपघटन कहेगा, चाहे केवल जल अपघटन लिखेगा तो क्या कहोगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है, पूरा डिटेल में हम कराते हैं सॉल्यूशन जब भी वीडियो आप देखिएगा मेरा, तो ठीक है। इसलिए यदि आपको और भी क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को साथ, जैसे हमने 50 इसमें है, लेकिन 50 लगभग हम लोग का 75 या 80 हो गया होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है। 44 कह रहा है कि शरीर में एलर्जी अभिक्रियाओं को दूर करने के लिए उपयोग होता है। तो शरीर में एलर्जी अभिक्रियाओं को दूर करने के किसका उपयोग होता है, तो होता है एंटी हिस्टामिन का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद बायो में भी है कि जब एलर्जी होता है शरीर में तो हिस्टामिन प्रोटीन मुक्त होता है, हिस्टामिन मुक्त होता है, तो उसके बदले में यूज किया जाता है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो एलर्जी अभिक्रियाओं के लिए दूर करने के लिए किसका उपयोग करोगे, एंटी हिस्टामिन का। ठीक, अगला देखेंगे, सबसे मीठा कृत्रिम मधुरक है। मधुरक यानी वो पदार्थ जो होता है जो स्वाद में मीठा होता है और खाने पे कैलोरी नहीं मिलता है, कृत्रिम से बनाया गया है। सबसे मीठा कौन है, आपको पता है, सैकरीन है, बहुत बहुत मीठा है। कितना मीठा है, तो ये मीठा है चीनी की तुलना में, कितना मीठा है, चीनी की तुलना में चीनी से लगभग 500 से 550 गुना मीठा है। ठीक है, चीनी की तुलना में
500 गुना 550 गुना मीठा है कौन? सैकरीन, बहुत मीठा होता है, ठीक है, सुक्रोज की तुलना में इतना मीठा है। और एक और बात यहाँ ध्यान रखोगे, ये जो आपका एस्पार्टेम होता है ना, क्या होता है एस्पार्टेम, हम एस्पार्टेम को न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रास्वीट। इस ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। एस्पार्टेम को हम क्या कहते हैं? जो आपको दिख रहा है एस्पार्टेम, ये भी एक कृत्रिम मधुरक है, इसे हम न्यूट्रास्वीट कहते हैं। न्यूट्रास्वीट, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा कि न्यूट्रास्वीट किसे कहा जाता है? तो एस्पार्टेम को, ठीक है। अगला देखते हैं 46 कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कई बार पूछा होगा। ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये होता है क्लोरोफेनिकॉल। क्या होता है? क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक। अगला देखेंगे, करा 47 नंबर की Mn+2 का चुंबकीय गुण क्या होगा? Mn+2 का चुंबकीय गुण क्या होगा? तो Mn2+ यानी कि मैग्नीज है, Mn है, Mn क्या आता है? 25 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा? 4s2 यानी आर्गन 18 4s2 20 और 3d 5 और 20 और 5 25 और +2 चार्ज है तो ये 2 निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3d में 5 है और जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका चुंबकीय गुण मैंने पढ़ा दिया होगा आपको, देखिएगा वीडियो तो ट्रिक से कि कितना होता है, वो होता है आपका 5.85, ठीक है। और जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसका होता है, जिसमें 3 हो उसका ये वाला होता है, जिसमें 1 हो उसका ये वाला होता है, ठीक है। अगला देखिए, ये आप सॉल्व करके आपको बताइए, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे, भाग देना पड़ेगा। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना सेकंड भर से, तो इसे 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 50% का मतलब क्या होता है? टी हाफ। टी हाफ है ना होता है जी, 50% का मतलब क्या होता है? टी हाफ होता है। टी हाफ निकालना है, सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। सूत्र क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू, आपने तो पढ़ा ही है, 0.693 बट्टा में होता है के का मान दिया है, वेग स्थिरांक माने के होता है, वेग स्थिरांक माने के होता है, के का मान दिया है, 0.005 सेकंड से भाग कर लीजिए, यानी 5 से 69 693 में भाग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 5 से कितना में भाग कर लीजिए? 693 में, 100 से ज़्यादा आंसर आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 5 या 693 कर लीजिएगा। अगला देखते हैं 49 वेरी इंपॉर्टेंट, गैस मास्क का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गैस मास्क का उपयोग अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अधिशोषण के सिद्धांत पर। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो गैस मास्क है इसके द्वारा किस गैस का शोषण और शोषण सबसे अधिक होता है? तो होता है, या चारकोल के द्वारा किस गैस का शोषण सबसे अधिक होता है? तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है CO, ठीक है। 2 क्वेश्चन रेडी हो गया। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, फाइनली हम लोग कर लिए। औषधियाँ सबसे अधिक किस रूप में प्रभावी होती है? मतलब जो औषधि होता है, दवाइयाँ होती है, वो किस रूप में सबसे ज़्यादा काम करती हैं? कह रहा है ठोस के रूप में, विलयन के रूप में, कोलाइड के रूप में, या सभी रूप में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, औषधि सबसे अधिक कोलाइड के रूप में, कोलाइड के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। किस रूप में? कोलाइड के रूप में, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि अब आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट चीज़, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा, अगले वीडियो में भी एक मैं आपको महत्वपूर्ण ये चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको मिलेगा कि आप किस किस चैप्टर को पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस लास्ट समय में किस किस चैप्टर पे विशेष ध्यान दें, ज़्यादा नहीं, 16-17 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर उसमें से कम 10 चैप्टर को मैं बताऊंगा, उसको पढ़कर भी 95-90 लाया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए, चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़िए, और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और भी मुझे डालना है, मैं अभी वीडियो अपलोड होता रहेगा प्रतिदिन। और ये मैं आपको बताने वाला था, ज़रा कमेंट कीजिएगा कि अगर एक दिन में 2 वीडियो आपके, क्या आप है हिम्मत आप में 2 वीडियो देखने का? अगर है तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 वीडियो, जिसमें एक होगा बेसिकली सब्जेक्टिव का, एक होगा ऑब्जेक्टिव का, समझ रहे हैं बात को? समझ ही रहे होंगे। तो जल्दी से, यदि आप नए हैं तो चैनल को आप कर लेंगे सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिए, उन्हीं को शेयर कीजिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, ठीक है।
केवल अपने दोस्तों को कीजिए, जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको कीजिए, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, ठीक है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपसे लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक, सॉरी छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा ब्रेक होगा लगभग, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।